सभी को नमस्ते। कक्षा 12 के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने ये जीव और समष्टि के बारे में जो अजैव कारक हैं उनके बारे में बात की थी। तापमान, प्रकाश, पानी और मिट्टी के बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन उन सभी के प्रति जो जीवों की प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है और बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है तो किस तरीके से जीव उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इस आधार पर जो जीव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो है बेटा रेगुलेटर, जिसको नियामक भी बोलते हैं। सेकंड है सहयोगी, जिसको कन्फॉर्मर भी बोलते हैं। तीसरे होते हैं आंशिक नियामक। नियामक क्या होते हैं? नियामक ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने बॉडी का जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल जो टेम्परेचर है, उसको वो क्या करते हैं, जो बाहर वाला क्या एनवायरनमेंट है उसके प्रति वो उसको नियत रखते हैं, वो नियामक होते हैं। जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है, अगर ठंड हो रही है तो माइनस में भी टेम्परेचर जा रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल का जो टेम्परेचर है उसको स्थिर करके रखते हैं। ये जो स्थिर करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस या समस्थापन। होम्योस्टेसिस। हम भी होम्योस्टेसिस करते हैं। हमारा जो अंदर बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर का भले ही 50 डिग्री हो या भले ही वो माइनस में हो, अपन जो है वो रेगुलेटर की श्रेणी में आते हैं और एनर्जी खर्च करके क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है या जो टेम्परेचर है उसको नियत रखते हैं। 37 डिग्री होगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसको रखेंगे, बाहर वाला भले ही माइनस में चला जाए। तो ये जो प्रोसेस है वो अपन करते हैं कि अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो 37 डिग्री होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और ये एनर्जी खर्च करने वाली प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, इसमें एनर्जी खर्च होती है यानी एनर्जी लगती है। तो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? हम खाना खाएंगे तो उससे एनर्जी आती है। तो ठंड में आपने देखा होगा कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो भूख क्यों लगती है? वो भूख इसीलिए लगती है कि जितना ज़्यादा अपन खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अपन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे, और जितनी ज़्यादा अपने पास एनर्जी होगी हम उतना ही क्या करेंगे, ठंड में अपने इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको नियत करके रख सकते हैं। तो आपको पता चला ना कि हमें ठंड में भूख क्यों लगती है? वो इसीलिए लगती है कि हमें अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियत करके रखना पड़ता है। बाहर 0 डिग्री हो पर अपन को तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड करके रखना पड़ेगा, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमको खाने से मिलती है, इसलिए हमें ठंड में है वो ज़्यादा भूख लगती है। ये एक एनर्जी प्रोसेस है। हम क्या करते हैं कि ये जो नियमन की जो प्रोसेस है, जो होम्योस्टेसिस है, ये 2 टाइप की हो सकती है। एक तो कार्य की होती है यानी कुछ कार्य करके, और एक होती है ये व्यवहार की, यानी कुछ व्यवहार में चेंज करते हैं। कार्य के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, गर्मी हो तो पसीना निकाल सकते हैं। पसीना जब निकालेंगे तो बॉडी सरफेस के ऊपर जब पसीना निकलता है तो बॉडी सरफेस है वो ठंडी हो जाती है। बाहर अगर 50 डिग्री है तो अपना बॉडी सरफेस ये नहीं है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा गर्मी है तो अपन पसीना निकाल देते हैं, तो अपनी जो बॉडी सरफेस है वो कूल रहती है, ठंडी रहती है। पसीना निकालकर हम अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखते हैं। और एक आता है कि ठंड में क्या करते हैं, कांपना, ठीक है, थरथराना। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, कांपते रहते हैं। जब अपन कांपते रहते हैं तो कांपते ऐसे पूरे दिन ही थोड़ी ना कांपते रहते हैं, थोड़ी देर कांपते रहेंगे फिर अपने आप कांपना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब अपन कांपते हैं ना तब अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, और जब एक लिमिट हो जाती है एनर्जी प्रोड्यूस होने की, उसके बाद अपने आप ही कांपना बंद हो जाता है। ये अपन होम्योस्टेसिस ही तो कर रहे हैं कि अपन कांप रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस हो रहा है अपना। व्यवहार के अंदर क्या होता है कि प्रवास कर रहे हो आप, नहीं सहन हो रहा है,
जगह छोड़ के चले जाते हैं। कई क्या करते हैं, जिनसे सहन नहीं होता ना, तो जहाँ पे ठंड पड़ रही है और जहाँ ऐसे ऐसे एरिया हैं वर्ल्ड में कि जहाँ पर अगर यहाँ पे ठंड है तो कहीं ऐसे एरिया जहाँ पे गर्मी भी हो रही होगी, तो ठंड वाली जगह से वो गर्मी वाली जगह में चले जाते हैं। कौन कौन आते हैं होम्योस्टेटिस के अंदर, बात कर लेते हैं। तो सभी तो पक्षी, जितने भी पक्षी हैं ना, ये सारे के सारे होम्योस्टेटिस कर सकते हैं, यानी इनको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है, ये होम्योस्टेटिस कर सकते हैं। सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी और कुछ लोअर कोडेड और स्मॉल कोडेड अकशेरुकी और कशेरुकी, ठीक। तो ये जो हैं वो सभी रेगुलेटर्स की श्रेणी में आते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं कन्फॉर्मर की। कन्फॉर्मर ऐसे है लगभग कन्फॉर्मर में क्या आता है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। जो कन्फॉर्मर है, सेकंड है सेरोपी या कन्फॉर्मर्स ऐसे जीव होते हैं जो अपना बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है और बाहर के एवज में वो अपना है वो स्थिर नहीं रख पाते हैं, यानी जैसे बाहर का एनवायरनमेंट या टेम्परेचर बदलता है, साथ ही साथ उनका इंटरनल जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी बदल जाता है। जैसे छिपकली वगैरह जो होती हैं, ये ठंड में अपन को क्यों नहीं दिखाई देती, वो इसीलिए नहीं दिखा देती क्योंकि वो होम्योस्टेटिस नहीं कर पाती है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है वो कि एनर्जी खर्च करके और अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको स्थिर कर ले और वो वैसे ऐसे घूमती फिरे सर्दियों के अंदर। ऐसा नहीं होता है सर्दियों में, इसीलिए तो आपको छिपकलियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो होम्योस्टेटिस नहीं खर्च कर पाती हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है खर्च करने के लिए कि वो खर्च कर ले और वो बाहर ऐसे घूमते फिरे। तो वो क्या करती है, वो कन्फॉर्मर की श्रेणी में आती है, तो वो छिप जाती हैं। जब भी ठंड आती है तो वो छिप जाएंगी कहीं ना कहीं, इसलिए तो अपन उसको छिपकली कहते हैं, छिप जाना। फिर क्या करती है, वो एक जगह पड़ी रहती हैं, इधर उधर हिलना डुलना कुछ नहीं करती हैं, ना वो कीट पतंगे खा पाती, कुछ नहीं खा पाती। तो ऐसे में उसको एनर्जी नहीं मिलती है, तो वो क्या करती है, बस वो जिंदा रहने के लिए अपने जो श्वसन की जो गति है उसको बहुत धीमा कर लेती है और वहीं पे पड़ी रहती है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, यानी जब गर्मी आती है, तो वो बाहर निकल के आ जाती है और बहुत खाती है, फिर वो खाना वो चालू करती है। तो सेरोपी में ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को स्थिर नहीं कर पाते हैं। लगभग 99% जंतु और पादप भी नहीं कर पाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, कन्फॉर्मर होते हैं और अपने बॉडी को टेम्परेचर को स्थिर नहीं कर पाते हैं। कुछ क्या होता है, छोटे जीव होते हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं। जैसे अपन बात करें तो मंजोरू, इसको सुरु भी बोलते हैं, या गुंजन पक्षी। देखो गुंजन, मैंने ये भी बात की कि पक्षी है वो रेगुलेटर में आते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। लेकिन गुंजन पक्षी बहुत छोटा होता है, बेचारा करना चाहेगा लेकिन नहीं हो पाता है। होता क्या है, ये सुरु और जो मंजोरू, ये जो मंजोरू है ये गुंजन है, ये क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे पक्षी होते हैं, ठीक है। ये पक्षी, मान लो ये गुंजन पक्षी में इसका बना है, तो इसका वॉल्यूम तो इतना है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया इतना है, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा तो सरफेस एरिया ही होगा। सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है किसकी तुलना में, वॉल्यूम यानी इसके आयतन की तुलना में। तो सरफेस बटा अपन वॉल्यूम करें तो सरफेस बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसे पक्षी जिनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, यानी सरफेस अब वॉल्यूम की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये पक्षी यहाँ पर ऊष्मा तो रिलीज करते हैं, हीट तो रिलीज करते हैं, मतलब ये हीट को प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हीट है वो क्या है, चारों तरफ से निकल जाती है। जितना प्रोड्यूस करेंगे वो उनके सरफेस एरिया से चारों तरफ से निकल जाएगी, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फिर निकल जाएगी, फिर हीट प्रोड्यूस करेगी, फिर निकल जाएगी। तो ऐसे में इनको बहुत हानि होती है।
इसीलिए ही तो जो छोटे छोटे जो जीव है ना वो ठंडे प्रदेशों में देखने को नहीं मिलते। जो अपनी पृथ्वी पर जो ध्रुव है वहाँ पर ये देखने के नहीं मिलते। इसके अंदर एक आता है बर्जमान का रूल, काफी इंपॉर्टेंट रूल है जो यही बात समझाता है। क्या कहता है बर्जमान? बर्जमान का रूल आता है। बर्जमान एक साइंटिस्ट था, इसने क्या कहा था कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो ध्रुव है, जो ठंडे प्रदेश है, जो ठंडे प्रदेश है और जो गर्मी वाले एरिया है, ये आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर जो जीव मिलेंगे ना वो तो मिलेंगे छोटे, और इधर जो जीव मिलेंगे ना वो मिलेंगे बड़े। क्योंकि जो बड़े होंगे, जिन बड़े होंगे तो वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। अगर उनकी बड़े जो जीव जंतु हैं, अगर उनकी सरफेस ज़्यादा बड़ी है तो उनका वॉल्यूम भी तो बड़ा है ना, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस करते रहेंगे और ठंडे प्रदेश में आराम से रह लेंगे। और भी कई अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं, जैसे घने बाल वगैरह होते हैं तो वो आराम से ठंड में रह लेते हैं। लेकिन जो छोटे पक्षी हैं वो कभी भी आपको ठंडे प्रदेशों में दिखाई नहीं देंगे। तो बर्जमान ने यही तो बोला, बर्जमान ने क्या बोला कि जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे तो बड़े जीव मिलेंगे और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर आपको छोटे जीव देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई थी। फिर उसके बाद है अलग से टॉपिक है अडेप्टेशन, वो पढ़ते हैं प्रणाली। अडेप्टेशन पढ़ने से पहले देखो मैं ये आपको बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि ठंड पड़ती है, जैसे 2 महीने या 3 महीने की ठंड पड़ रही है नॉर्मली, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है एनवायरनमेंट में कि ठंड का टाइम है वो बढ़ जाता है, या फिर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ गया है, तो वो परिस्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में कोई भी जीव वो निपटने के लिए क्या कर सकता है? बहुत दबावपूर्ण परिस्थितियाँ लंबे समय तक बनी रहती है तो एक तो क्या करता है माइग्रेशन, इसको बोलते हैं प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। जहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उनको छोड़कर जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां उनमें चले जाना। और इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन है ना, ये अमेरिका से उड़कर कहाँ आ जाता है? भारत में। और भारत में भी कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे? भरतपुर में। भरतपुर में एक अभ्यारण्य है केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यहाँ पे ये आ जाता है। ये साइबेरियन क्रेन है, अमेरिका से आता है। जब तक यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी वो स्नोफॉल होता रहता है, इतनी ठंड होती है, तो ये क्या करता है वहाँ से उड़कर यहाँ आ जाएगा भरतपुर में, यहाँ पे अंडे देगा और बच्चे निकालेगा, और उन बच्चों के साथ आता तो अकेला है लेकिन फिर अपनी फैमिली को वापस लेके जाता है। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन, की बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण स्थिति हो तो आप किस तरीके से उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबन, कि थोड़े टाइम के लिए आप स्लो जियो, या फिर जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ रही हैं उसके अंदर आप ऐसे सोए रहो, पड़े रहो कि पता ही नहीं है कि इस तरीके की परिस्थितियाँ वो आ रही हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंड। सस्पेंड करने वो थोड़े टाइम के लिए उसको निलंबित कर देना। कई जैसे नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी से किसी पुलिस वाले ने बहुत गड़बड़ कर दी तो वो निकाल देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो सस्पेंड कर रहे हैं तो नौकरी से उसको पूर्णतः निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि थोड़े टाइम के लिए उसको भेज देते कि तू रेस्ट कर, तेरे को बाद में बुलाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि दबावपूर्ण स्थितियाँ बनी हुई है तो सस्पेंड कर दो। किन किन में देखो, एक तो होता है फंजाई, फंगस जो होती है ना वो फफूंद वाली, और एक होता है ये जो बैक्टीरिया है, और लोअर प्लांट्स है। लोअर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं जैसे एल्गी। ये क्या करते हैं बेटा कि जब बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो ये स्पोर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्पोर बनाने, और स्पोर के चारों तरफ हार्ड कवरिंग बनाते, काफी कठोर कवरिंग होगी। तो बाहर का एनवायरनमेंट है, चाहे एसिड हो यहाँ पे, चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये एसिड का इफेक्ट इस हार्ड कवरिंग पर नहीं पड़ेगा। इस स्पोर के अंदर ये बैक्टीरिया है, फंजाई है या प्लांट है वो का जायगोट है वो
और जब ये ऐसे बहुत ज़्यादा की कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा की या लो की कंडीशन है, तो जब ये स्थितियाँ निपट जाएगी ना यहाँ से, ये जब भी दबावपूर्ण स्थितियाँ चली जाएंगी तो ये स्पोर है, इसकी हार्ड कवरिंग है वो फट जाएंगे, यहाँ से स्पोर है वो रिलीज हो जाएंगे और इनका क्या होगा, जर्मिनेशन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बस हार्ड कवरिंग बना ली और जो दबावपूर्ण स्थितियाँ उससे धीरे धीरे निपट गई और लेकिन जिंदा रह रहे। दूसरा ये है कि जो हायर प्लांट्स है, जो कि हायर प्लांट है, हायर प्लांट के अंदर कौन से, ये क्या करते हैं कि सीड बनाते हैं, बीज बनाते हैं। अब बीज जब चला जाता है प्रसुप्ति अवस्था में, प्रसुप्ति अवस्था में, प्रसुप्ति अवस्था का मतलब है वो डोरमेंसी में चला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी, यानी कुछ टाइम के लिए अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो सुप्त हो जाओ, सो जाओ आप। गेहूं के दाने होते हैं, बोरियां होती हैं, हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो पड़े रहते हैं ना, और फिर जब बारिश वगैरह उनका टाइम हो तो हम गेहूं के दानों को आप फील्ड में बिखेर दो तो वो उग जाएंगे। तो इतनी देर तक क्या होता है कि गेहूं का जो एक दाना है ना, गेहूं का एक दाना, उस दाने के अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, और वो एम्ब्रियो है वो जिंदा रहता है, यानी उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको, फिर भी वो जिंदा है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हम क्या करते हैं, स्टोर करके और किसी बर्तन में रख देते हैं, बर्तन को ढक के रख देते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही उस एम्ब्रियो के लिए, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसके लिए तो दबावपूर्ण स्थिति बन गई ना, और वो कब तक चलेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक अपन इसको स्टोर करके रख रहे हैं, और कब पता नहीं उसका नंबर आए, या तो अपन खा जाएंगे उसको, या फिर कब पता नहीं उसका नंबर आए, हम उसको फील्ड में उगाएं, बारिश हो तो उस एम्ब्रियो को जर्मिनेट होने का टाइम मिले। इतना टाइम ये क्या करते हैं, सोए रहते हैं। सो प्रस्तुति अवस्था का मतलब यही है डोरमेंसी का, कि वो अपनी जो श्वसन की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत धीमी कर लेते हैं और इनकी डिमांड है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो फिर ये मर भी जाते हैं। और ये एक ये भी है कि बीज के अंदर कुछ फूड है वो स्टोर रहता है, तो ऐसे बीजों को अपन बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज और है भ्रूणपोषी बीज। तो जो भ्रूणपोषी यानी जो पोषण उसके अंदर स्टोर है ना, उसको वो धीरे धीरे काम में लेता रहता है और ये जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसको निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत निष्क्रियता में जाते हैं, शीत निष्क्रियता में जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। जैसे छिपकली, तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं सहन कर पा रहे तो छुप जाओ, गुलों में छुप जाओ, कहीं पे भी छुप जाओ। एक होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब ये है कि निष्क्रिय हो जाओ आप कहीं पे जाके। ग्रीष्म निष्क्रियता के अंदर ये है कि गर्मी सहन नहीं हो पा रही है, तो घोंगे और मछली है इसका एग्जाम्पल, घोंगे और मछली ये किस में चले जाते हैं, ये ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता को बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर निष्क्रियता में चले जाते। एक इसके अंदर होता है, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड इसके अंदर होता है डायापोज। डायापोज, पॉज कर दो, अपन नहीं बोलते हैं वीडियो को पॉज कर दो, तो पॉज करने का मतलब रुक जाना, और ये भी डायापोज। ये होता है जंतु प्लवक। जंतु प्लवक जो होते हैं, जू प्लैंकटन जो होते हैं समुद्र के अंदर छोटे छोटे जो जू प्लैंकटन होते हैं, जो जंतु प्लवक होते हैं, वो क्या करते हैं, डायापोज में चले जाते हैं जब तक कि प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन अडेप्टेशन पढ़ते हैं। इसके आगे देखो अपन अनुकूलन देखते हैं। अनुकूलन है, अनुकूलन क्या चीज है ये अपन पहले समझ लेते हैं। अनुकूलन क्या होता है कि कोई भी जीव है और उसका ऐसा गुण होता है अनुकूलन जो उसको जीवित रहने में और उसको प्रजनन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अनुकूलन है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और मॉर्फोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, कार्य की, यानी अपने काम करने का ढंग बदल लो आप, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल यानी आप उसके आकार में कुछ चेंजेस देखोगे जिस वजह से वो अडेप्टेशन अपना रहा है। बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि वो अपने बिहेवियर में चेंज कर लेता है, जैसे हाइबरनेशन में चले जाना और वो, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल के अंदर अपन एग्जांपल पढ़ते हैं कंगारू का। ये मिलता है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका
का जो मरुस्थल है वहाँ पर ये मिलता है। तो मरुस्थल से ही आ जाता है आपके दिमाग में कि पानी की कमी, पानी की कमी। तो जहाँ पर भी पानी की कमी है तो पानी की कमी को कैसे टेस्ट किया जाए, वो कंगारू चूहे से सीखना चाहिए। कंगारू चूहा क्या कहता है कि मेरे पास पेट है, मैं उसका ऑक्सीडेशन कर लूँगा, और बाहर से पानी नहीं मिल रहा है तो अगर मैं पेट का ऑक्सीडेशन करूँगा तो इससे H2O बनती रहेगी और मेरे अंदर पानी की पूर्ति है वो होती रहेगी। अब मेरे अंदर जो क्या है, कंगारू चूहा क्या कहता है कि मेरे अंदर जो पानी है उसको मैं बाहर नहीं निकालना चाहता, लेकिन मूत्र विसर्जित तो मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, मैं गाढ़ा बना देता हूँ। तो सांतरित मूत्रण करने का ये काम करता है। तो गाढ़ा मूत्र होगा तो उसमें पानी की कमी होगी, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा, फेट ऑक्सीडेशन कर लेगा, H2O की पूर्ति अपने आप कर लेगा। केम प्लांट होते हैं ये मरुस्थल के अंदर मिलते हैं। केम प्लांट का फुल फॉर्म क्या है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी एसिड बनाते हैं और क्रेसुलेशियन फैमिली में आते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं। ये मरुस्थल ये पादप है। होता क्या है नॉर्मली कि आप सबको पता है, आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो प्लांट के अंदर पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं वो रंध्र कब खुले होते हैं, दिन में, सबको पता है ना, दिन में खुले होते हैं, और रात में क्या होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन केम प्लांट में उल्टा होता है भाई। यहाँ क्या होता है, देखो केम प्लांट में क्या होता है कि रंध्र हैं वो रात में खुलते हैं, जबकि इनको दिन में खुलना चाहिए, लेकिन ये रात में खुलते हैं, और जबकि दिन में ये बंद रहते हैं। दिन में बंद क्यों भाई, क्यों इसने दिन में बंद किया है, बात समझो ना आप इसको यहाँ पे। क्योंकि मरुस्थल मतलब टेम्परेचर ज़्यादा यानी वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा, और वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि पानी का वाष्प बनकर बाहर निकलना, किसके थ्रू निकलना, रंध्र के थ्रू निकलना। और टेम्परेचर कब ज़्यादा होगा, जब दिन का समय होगा तो टेम्परेचर हाई रहता है, अरे सूरज निकल रहा है, टेम्परेचर हाई रह रहा है, पानी उड़ेगा, तो क्या करो, बंद कर लो, किसको, रंध्रों को बंद कर लो। तो रंध्र को बंद कर लो तो पानी उड़ पाएगा क्या, नहीं उड़ पाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, अपना काम है वो बदल लिया, काम ही तो बदला केम प्लांट ने, क्या किया, रंध्र को जो दिन में खोलना चाहिए तो उनको रात में खोल रहे हैं, क्योंकि रात के अंदर टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है, डाउन हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा नहीं होगा, पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो पानी का जो लॉस हो रहा है ना, उस लॉस को कम करने के लिए ये ऐसा तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। पहाड़ों पर रहते हैं भैया, कई होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मनुष्य है वो पहाड़ों पर रहते हैं। पहाड़ों पे क्या होता है कि वायुमंडल दाब में कमी आती है, ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे। तो आप अपने कार्य करने में अनुकूल अपना लो ना, अपना काम ऐसा कर लो, क्या कर लो, श्वसन दर वो तेज कर लो और आरबीसी की संख्या बढ़ा लो। तो जो ऊंचाई पे रहते हैं उन जीवों में आरबीसी ज़्यादा होती है, लगभग 8 मिलियन पर mm³ होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा पकड़ के रखेगा, और यहाँ पे श्वसन दर है वो भी ज़्यादा होती है। कहाँ पे बेटा, जैसे हरियाणा के पास हिमाचल प्रदेश में रोहतंग दर्रा है, काफ़ी ऊंचाई है उसकी। तिब्बत के अंदर मानसरोवर है, तिब्बत में मानसरोवर कितनी ऊंचाई है, 3500 मीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई है। और यहाँ पर जाओगे ना तो वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पे। और ऑक्सीजन तो कम है, लेकिन आरबीसी तो बढ़ा सकते हो, हीमोग्लोबिन तो बढ़ा सकते हो, श्वसन दर तो बढ़ा सकते हो। इस वजह से ऑक्सीजन को पकड़ लो, जितनी भी ऑक्सीजन उसको कैप्चर करके रखो। तो अपन तो मैदान में रहते हैं, और जो बाहर ऊपर ऊंचे रहते हैं, जो ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, उनमें आरबीसी की काउंट ज़्यादा होती है और अपने अंदर आरबीसी की काउंट है वो कम होती है, ठीक है। माइग्रेशन के बिहेवियर में ये आ गया कि व्यवहार को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो माइग्रेशन कर जाओ, प्रवास कर जाओ, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है, हाइबरनेशन में चले जाओ, स्टिमुलेशन में चले जाओ, और दिनों में रहते हैं, इस तरीके से व्यवहार चेंज किया है। आकारिकी के अंदर क्या होगा, जो मनुष्य पादप है ना उनके अंदर लीफ देखे अपन, तो पत्ती के सेक्शन कटिंग अगर मैं बनाऊं तो पत्ती के सेक्शन कटिंग के अंदर क्या होगा कि ये जो उप त्वचा है ये काफी मोटी होगी और क्यूटिकल होगी उनके ऊपर,
अपने आकार में चेंज कर रहे हैं। क्यूटिकल मोटी लेयर का। अब यहाँ पे प्रकाश गिरे, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या ये पानी को यहाँ से निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन्होंने आकार चेंज कर लिया। ठीक है, क्यूटिकल बैठी है और धसे हुए रंध्र है इनके पास, धसे हुए रंध्र हैं। धसे हुए रंध्र हैं तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, तो पानी है वो कम गिरेगा और इनमें रोम और होते हैं। ठीक है, तो धसे हुए रंध्र को बोलते हैं संकेन स्ट्रोमेटा। संकेन स्ट्रोमेटा किसमें मिलते हैं? मृदुस्थलीय पादपों में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से जो पानी की जो हानि होती है उसको बचाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक और बात, इनकी जो पत्तियां हैं वो किसमें बदल जाती हैं? कांटों में। ठीक है, और जो तना है वो किसका रूप ले लेता है? पत्ती का। तना जो पत्ती का रूप लेता है तो उसको बोलते हैं फिलोक्लेड। ये टर्म ध्यान में रखना। फिलोक्लेड। फिलोक्लेड क्या होता है कि तना है वो क्या बन जाए? पत्ती। तो आप नाखनी रिंग में देखते ही होंगे, कैक्टस वगैरह ये जो प्लांट है इनके अंदर ये जो आपको कांटे दिखाई देते हैं ना, एक्चुअल में ये कांटे पहले पत्तियां थी। ये कांटे क्या थी? पत्तियां थी। और ये पत्तियों ने वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो हानि है पानी की उससे बचने के लिए कांटों में बदल दी। तो ये तो कांटों में बदल गई, फिर प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तना, क्योंकि तना है वो कैसा हो गया? पत्ती जैसा हो गया है, हरा हो गया है और उसके अंदर हरित लवक है और ये है, ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो कम करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ये सील। सील एक मछली है। ठीक है, ये मछली बना दी। इस मछली के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इसके सरफेस के नीचे की तरफ मोटा वसा उत्तक होता है। मोटा वसा यानी वसा जमी हुई है। ठीक है, आसपास इसके अगर बहुत ठंडा चिल्ड पानी लिया ना, ये वसा उत्तक क्या होता है? उष्मारोधी होता है। उष्मारोधी। तो यहाँ जो उष्मा इसने जनरेट की है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि इसके अंदर क्या है? मोटा वसा उत्तक है। इसको बोलते हैं बल्बर। बल्बर। ये बल्बर किस में मिलता है? ये मिलता है सील मछली में। उष्मारोधी होता है। तो सील मछली का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बाहर की तुलना के अंदर गर्म है, वो रहेगा। ये इतने सारे अडेप्टेशन थे, अनुकूलन थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसमें सुधार कर दूँगी, आपको वापस समझा दूँगी एक बार। ठीक है, बाय।